एवरीवन। आज हम लोग का ये लेक्चर नंबर 4 होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई के लिए। और आज का टॉपिक होने जा रहा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने के लिए करंट का इंफॉर्मेशन चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस का। लेक्चर नंबर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया था, जबकि लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 1 दोनों में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया। तो इस लेक्चर को देखने से पहले तीनों लेक्चर ज़रूर देखिए, जिससे आपको करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का नॉलेज आ जाए, तब जाके ये टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या है और ये जो टर्म OHM दिख रहा है, ये ओम क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर कर दे, ओम किसी साइंटिस्ट का नाम है जो दो फिजिकल क्वांटिटी को कोरिलेट करता हुआ दिख रहा है, और वो दो क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या स्टेटमेंट है ओम्स लॉ में? सबसे पहले उस चीज को हम लोग देखें, और क्या सिलेबस है हम लोग में, उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और लैब में किस तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई करें, ये दो टॉपिक ओम्स लॉ के अंदर कवर होगा। जबकि रेसिस्टेंस जो इसमें आएगा, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 6 में इसको कवर करेंगे। तो अगर बात करें ओम्स लॉ का, तो कहा गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, और भी जो फिजिकल कंडीशन है उसको वेरी होने से रोकना है। अगर फिजिकल कंडीशन में कोई चेंजिंग ना हो, तो वैसे सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बोल सकते हैं अंडर आइडेंटिकल फिजिकल कंडीशन और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, electric potential difference is directly proportional to the current passing through a resistor. The current passing through a device, किसी डिवाइस से कितना करंट पास करेगा, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग वोल्टेज कहते हैं, उतना ही ज्यादा करंट मिलने जा रहा है। इस बात को ओम्स लॉ जिसको हम बोल रहे हैं, हर आदमी समझता है। रियल लाइफ में हम लोग इसके स्टेटमेंट को दूसरे टर्म में बार बार यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम कंसिडर करें, समर के सीजन में अगर फैन का स्पीड डिक्रीज कर जाए, तो इन जनरल वहां पे बैठा हर एक आदमी को यह बात पता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वोल्टेज घट गया। तो लोग कहते हैं कि वोल्टेज घट गया इसलिए फैन का स्पीड घट गया, वोल्टेज घट गया इसलिए बल्ब का लाइट उतना नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये बल्ब का लाइट ज्यादा कब मिलेगा? जब ज्यादा करंट दोगे आप। फैन का स्पीड ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा करंट दोगे। मींस फैन का स्पीड करंट से रिलेटेड, बल्ब का लाइट करंट से रिलेटेड, और ये दोनों करंट वोल्टेज से रिलेटेड। और आप ही कह रहे हो कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो लाइट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो फैन का स्पीड बढ़ेगा। तो अगर देखा जाए रियल लाइफ में, तो हम लोग हर बार यूज करते हैं ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को। यहां पे बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हम इसका स्टेटमेंट हम पहले मेंशन कर दे, अंडर आइडेंटिकल physical condition, under identical physical condition, under identical physical condition, that is at constant temperature mainly, and that is at constant temperature, potential difference, या जिसको हम लोग वोल्टेज बोलेंगे, potential difference is directly proportional to the current
passing through a device, किसी डिवाइस से कितना करंट पास कर रहा है ये डिसाइड करने वाला फैक्टर पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे जो हम एक बात मेंशन किए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है इससे रिलेटेड आंसर भी हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन जब हम लोग रेसिस्टेंस टॉपिक को कवर करेंगे तभी इस टॉपिक को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम अराइज कर दिए, बट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, तो V इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट पुट करेंगे और वो कांस्टेंट यहाँ पे R होगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट पुट किया जाता है और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है R को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे और इस कांस्टेंट को रेसिस्टेंस बोलेंगे, और रेसिस्टेंस कांस्टेंट उस समय तक है जब तक फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर वगैरह चेंज ना करे। तो इसको कांस्टेंट उस समय बोल रहे हैं जब ये दोनों में चेंजिंग ना हो, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ उस समय एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा जब वहां पे क्या हो, टेम्परेचर का वेरिएशन हो। जब वहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो ओम्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई बोले कि अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देन व्हाई नॉट I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट G हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू G इंटू V। अब G यहाँ पे क्या है, तो G एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस जो होता है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। बार बार हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस के बारे में अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे और वहां पे उस रेसिस्टेंस का डिस्कशन होगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस को कांस्टेंट मान के चलते हैं। वैसे एक सिंपल वन लाइन डेफिनेशन अगर दे रेसिस्टेंस का तो हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस इज प्रॉपर्टी विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो एक्चुअल में उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वक्त जो भी डिस्टरबेंस उसके अंदर आएगा उसका जो मेजरमेंट करता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टेंस इज हियर व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर फिर से लिखे तो I इज इक्वल्स टू G के जगह पे 1/R इंटू V, जो फाइनली वही हो जा रहा है V इज इक्वल्स टू IR। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों एप्लीकेबल होगा। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म यही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि किस तरीके से ओम्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ को ड्रॉ करें, किस तरीके से ओम्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ को ड्रॉ करें। तो हम लोग को एक बात माइंड में रखना है, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करे, मींस जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन हो, तो ऐसे सिचुएशन में दो क्वांटिटी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास भी करेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं V इज इक्वल्स टू RI, तो V को ऐसा करते हैं y एक्सिस पे रख लेते हैं और I को हम लोग x एक्सिस पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ कैसा होता है, तो डायरेक्ट रिलेशन में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से, कुछ ये भी होगा और यहाँ पे I होगा और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। इसको अगर एंगल थीटा बोले तो स्लोप जो होगा इस ग्राफ का वो स्लोप होगा tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे
तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसके इक्वल वाई एक्सिस पे जो है, अगर इसको भी मिला दे तो ये v है तो ये भी v होगा, और यहाँ पे i है। तो tan थीटा अगर हम लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या होगा, v। एंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वोल्टेज, और बेस क्या है, करंट i। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज नथिंग बट v बाय i। इसको ऐसा करते हैं इक्वेशन 1। और हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू आर आई, इसलिए r इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v अपॉन i। ये है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस। हम लोग को अच्छे से पता है कि 90 डिग्री से कम अगर एंगल हो और उसमें एंगल बढ़ रहा हो तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज, और वैसी कारण रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी डिक्रीज किया, रेसिस्टेंस भी डिक्रीज किया। तो ये कब एप्लीकेबल है, जब v को किस एक्सिस पे रखे हैं, y एक्सिस पे रखे हैं। दूसरा, अगर i को y एक्सिस पे रख दे और x एक्सिस पे हम लोग v को पुट कर दें, तो वैसे सिचुएशन में ग्राफ कैसा होगा, अगेन स्ट्रेट लाइन। अगेन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, i के बराबर, और ये तो ऑलरेडी v है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ग्राफ का, वो स्लोप क्या होने जा रहा है बताएंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, i, और बेस क्या है, v। ठीक है, अगर हम बात करें तो i इज इक्वल्स टू, अभी जस्ट हम लोग लिखे थे g इंटू v, इसलिए i बाई v इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, g इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, ये 1 है और ये 2 है, और लिखते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू g, एंड g इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r। यहाँ पे थीटा बढ़ने से tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा बढ़ने से tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, g का वैल्यू बढ़ेगा, r का वैल्यू घटेगा, g का वैल्यू बढ़ेगा, r का वैल्यू घटेगा। दूसरा कि थीटा एंगल अगर घटता है तो tan थीटा का वैल्यू घटेगा, g का वैल्यू कंडक्टेंस घटेगा, और रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिपेंड कर रहा है इस बात पे कि किस क्वांटिटी को किस एक्सिस पे पुट कर रहे हैं। ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए, ये जो v इज इक्वल्स टू आर आई है, ये फॉलो कर रहा है इस इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू mx। y यहाँ पे एक ऐसा क्वांटिटी जो y एक्सिस पे प्लॉट हो रहा हो, x जो x एक्सिस पे प्लॉट करना है, और जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। और m क्या है यहाँ पे, स्लोप, और m इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड ये जो ग्राफ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो अलग अलग मटेरियल के लिए। अगर ओम्स लॉ अप्लाई करे तो उसका ग्राफ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का स्लोप अलग होगा, और पूछा जा सकता है कि इस दोनों में रेसिस्टेंस ज्यादा कहाँ है, रेसिस्टेंस कम कहाँ है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया कि ये देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पे और x एक्सिस पे करंट है, और यहाँ पे 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में 3 डिफरेंट मटेरियल का यूज किया गया। 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में 3 डिफरेंट मटेरियल पे ओम्स लॉ को अप्लाई किया गया, और तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ आया। ये A था, और ये B था, और ये C था। पूछा गया इसमें से रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा। तो ध्यान से देखें कि यहाँ पे एंगल कितना कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हम इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा ए, थीटा बी, और इसको बोल सकते हैं थीटा सी। तो थीटा सी इज मैक्सिमम, देन थीटा बी, देन थीटा ए। इसलिए रेसिस्टेंस सी का ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस बी के रिस्पेक्ट में, रेसिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में।
रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। अगर यहीं पे हम लोग इसको I बोल दे और इसको V बोल दे तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगा। सिचुएशन डिफरेंट क्या होगा, यहाँ RA हो जाएगा, यहाँ RB हो जाएगा और यहाँ RC हो जाएगा। जैसे ही एक्सिस को चेंज कर दिए तो कंटेंट भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ओम्स लॉ का हम लोग ग्राफ को डिस्कस किए और किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को वेरीफाई करे तो करे कैसे, मींस एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, क्या लैब में ओम्स लॉ वैलिड है, और अगर वैलिड है तभी तो मेरे सिलेबस में है। और हम लोग अभी उसी चीज का डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से लैब में वेरीफाई करे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन लैब में किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, ओम्स लॉ कहता ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये उस समय संभव है जो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो हम लोग ओम्स लॉ को कहेंगे वेरीफाई हो गया। अगर मेरा ड्रॉ किया हुआ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो ऐसा कहा जा सकता है कि ओम्स लॉ वेरीफाइड नहीं हुआ। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग को दो डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, एक वोल्टेज का और दूसरा करंट का। हम लोग मैथमेटिक्स में जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर बोला जाए x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक कॉलम में हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x, और दूसरे कॉलम में हम लोग लिख देते हैं y, और इस तरीके से एटलीस्ट 3 पॉइंट हम लोग 3 पॉइंट तक कंसिडर करते हैं। x का वैल्यू अपने मन से रखते हैं और y का वैल्यू डिटरमाइन करते हुए यहाँ पे x का वैल्यू अपने मन से कुछ कुछ रखते जाते हैं और y डिटरमाइन करते हुए रखते हैं, और ये जो डिफरेंट पॉइंट्स मिलता है ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट कर देते हैं, और वहाँ पे जिस तरह का है वो डिपेंड करता है x और y के वैल्यू पे। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट वे नहीं होने जा रहा है जिससे हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, v और i का वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। तो दो कॉलम जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उसमें एक में हम लोग क्या पुट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरे में पुट कर देंगे करंट। मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रिलेटेड डेटा हमको चाहिए, कम से कम 3 डेटा जरूर चाहिए, और 3 डेटा के हेल्प से ग्राफ पेपर पे उसी तरह से इक्वेशन, उसी तरह से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जैसा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मैथमेटिक्स में किया जाता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि एक्सपेरिमेंटली भी कहां से ऑब्टेन करेंगे, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को रिक्वायर्ड है वोल्ट मीटर, और आई करंट है, इसको मेजर करने के लिए मीटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहला दो चीज तो क्लियर हो गया, एक वोल्ट मीटर का और दूसरा एम मीटर का। दो डिवाइस तो हम लोग को रिक्वायर्ड हो गया, एक वोल्ट मीटर और दूसरा मीटर का। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, जबकि मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट का मेजरमेंट करता है। इस दोनों के बारे में डिटेल हम लोग सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में और मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लें, और उस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस पुट कर दे रहे हैं, और ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो इसके अक्रॉस पैरेलल में हम लोग एक वोल्टमीटर अप्लाई कर दे रहे हैं। पैरेलल में वोल्टमीटर अप्लाई कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग एक मीटर को यूज कर ले रहे हैं। चलिए मीटर को यहाँ पे हम अप्लाई कर दे रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं मीटर। ध्यान देंगे ये नेगेटिव टर्मिनल मीटर का और ये पॉजिटिव टर्मिनल
ये वाला टर्मिनल वोल्टमीटर का नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से इस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद समझा जाए। इन जनरल लैब में जब हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग को बैटरी वाला करंट का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। डीसी हम लोग जो रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन हम लोग को यहाँ रिक्वायर्ड है किसका, डायरेक्ट करंट का। और लैब में अवेलेबल होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए लैब में जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी एलिमिनेटर, जो अल्टरनेटिंग करंट को रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को अगर देखा जाए, यहाँ पे बहुत सारा सेल को कनेक्ट किए, ग्रुप ऑफ सेल है। अगर इस पॉइंटर को उठा के, ये पॉइंट है ना, 4 पॉइंट हम कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। ये जो है 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। समझिए इस पॉइंटर को है ना, इस पॉइंटर को हम लोग लाके यहाँ कनेक्ट करते हैं तो कितना वोल्टेज ये रीड करेगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2। इस पॉइंटर को उठा के इस बार हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं तो कितना रीड करेगा, 4 वोल्ट। और तब जाके इसको उठा के हम लोग है ना, इसको उठा के हम लोग यहाँ पे इस साइड से हम लोग कनेक्ट करना स्टार्ट करें तो जाके डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट किए तो कितना, 2 वोल्ट। इसको छोड़ के इस बार यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो कितना, तो 4 वोल्ट। और इसको छोड़ के अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो कितना मिल जाएगा, 6 वोल्ट मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग चूंकि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये वोल्टमीटर अलग वोल्टेज को रीड करेगा और यही रीड कर रहा है 2, 4 एंड 6 वोल्ट। दूसरी बात कि अमीटर, चूंकि वोल्टेज बैटरी में सेल का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं तो अमीटर अलग अलग करंट का मेजरमेंट करेगा। उस पर्टिकुलर टाइम में करंट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में करंट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और वो करंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम लोग अमीटर के रीडिंग से ऑब्टेन करेंगे। अमीटर के रीडिंग से हम लोग किसका वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, करंट। एंड वोल्टमीटर के रीडिंग से हम लोग किसका वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, वोल्टेज का। और इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा तो निश्चित रूप से ओम्स लॉ वैलिड हुआ। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन उसी केस में आ सकता है जब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वैसे ही सिचुएशन में ये वैल्यू आ सकता है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ सकता है। इन जनरल जो हम लोग ऐसे कुछ मटेरियल्स का बात कर ले जिसका कि टेम्परेचर बदलने से भी रेसिस्टेंस वेरी नहीं करता है, जिसका लैब में यूज करते हैं हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करने में, वो है एलॉयज, कॉन्स्टेंटन है और मैंगनीन है। ऐसा ही कुछ एलॉयज यूज करते हैं लैब में ओम्स लॉ को वेरीफाई करने में। तो इस तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई किया जा सकता है। और फिर ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा रेसिस्टेंस।